So, good afternoon, sir. MyPencil.com magazines welcomes you. And hello, everyone. We are back with another session with Mr. Manoj Sarkar. We'll get to know more about him. We'll discuss about his journey. We'll discuss about many more things. Stay tuned. So, hello, sir. How are you? I'm fine. Thank you. Thank you so much. Sir, so how the journey have been? Like from the start till now, how it has been all through? Can I speak Hindi? It's okay. या सर आराम से That's मैं भी fine. हिंदी में बात कर लूँ हाँ बिल्कुल एक्चुअली हिंदी में फिर फीलिंग आती है ना एग्जैक्टली तो दैट इज जी द सर रीजन और हाँ। मेरी इंग्लिश सच में बताऊँ इतनी अच्छी है नहीं तो क्लियर अरे करता सर हूँ मुझे आपको। मुझे भी नहीं सर बिल्कुल हिंदी में ही ओके। बातें करेंगे। सो अगर सपोज दैट कि जैसे आपने पूछा कि जर्नी स्टार्ट कैसे हुई तो मैं यही कहूंगा कि अगर शॉर्ट में अगर मैं आपको दो लाइन में बताना चाहूँ तो 10 रुपए के रैकेट से स्टार्ट किया था खेलना। एंड नाउ इज मेरे पास अभी चांदी का रैकेट मुझे किसी ने गिफ्ट किया। तो 10 रुपए के रैकेट से लेकर चांदी के रैकेट तक का सफर मैंने देखा है। और ये ऐसा था कि लाइक फैमिली में सबके लिए रैकेट आया था, मेरे लिए नहीं आया। तो मैंने बड़ा रोया, 2 दिन लगे मम्मी को समझाने में, पटाने में, मार भी खाई बट आफ्टर ऑल 2 दिन बाद उन्होंने फिर बड़ी मुश्किलों से, वो बीड़ी बनाती थी घर में, तो बड़ी मुश्किलों से फिर वो पैसे इकट्ठे करे और 10 रुपए दिए मुझे कि जा तू रैकेट ले और खेल। देन वो जो जिद था वहां से खेलना स्टार्ट किया एंड नाउ आप मुझे देख सकते हैं आज मैं यहाँ पर हूँ। जी सर मैं नहीं पूरा देश देख रहा है आपको अभी तो फिलहाल। तो सर जैसे ये जो रैकेट की कहानी थी तो ये मतलब किस तरह से आपको पता चल गया कि हाँ यही रैकेट ही मेरा सपना है इसी पर फोकस करना है। एक्चुअली ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जब हम छोटे होते हैं तो हमें पता नहीं होता कि हमारे आगे का फ्यूचर क्या है, बट हम सपने बहुत देखते हैं। तो दैट इज द रीजन कि मैंने उस टाइम पे सपना देखा था और इन सपनों में बहुत सारी कड़ियां हैं जो जुड़ी थी। जैसे लाइक जब फर्स्ट टाइम जब रैकेट मेरे पास नहीं आया तो आई विल डिसाइड कि मुझे सबसे पहले रैकेट लेके अपने भाइयों को, हम मेरे जो आस पड़ोस के जो नेबर हैं उनको, अपने दोस्तों को हराना है। तो वो एक जिद था, एक जेलस था कि मुझे उनको हराना है। और मम्मी ने दो चीज हमेशा सिखाई है। पहली चीज कि एक अच्छा इंसान बनिए, एंड देन दूसरी चीज कि जेलस जो होती है वो टू टाइप्स की होती है। फॉर एग्जांपल वन, कि अगर किसी ने बाइक ली तो ये मत कहिए कि उनकी बाइक खराब है। हो सकता है उनके फाइनेंशियली जो बैकग्राउंड है वो इतना है कि वो वैसी बाइक ले पाए। अगर आपको बेटर लेना है तो आप ये कहो कि उनकी बाइक के हिसाब से वो अच्छी है, आप उससे बेटर बाइक लीजिए। तो ये जो जेलस थी मेरे अंदर कि मुझे सबसे पहले उनको हराना है, एंड देन वही जेलस है कि आज भी हार मानने से मुझे हिचकिचाहट होती है। जब भी हारता हूँ तो नेक्स्ट टारगेट यही होता है कि उनको हराना है। तो ये जेलस है। और इसके बीच में जो सबसे बड़ा जो पार्ट रहा वो यही है कि लाइक स्टेप बाय स्टेप जब हम खेलते गए तो आउटडोर खेलते थे, खेलते रूल्स वाइज थे, लेकिन बचपन से ही खेलते हैं, आउटडोर खेलते हैं। और जैसे जैसे हम पता चला कि बैडमिंटन का लेवल जो है वो डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल्स भी होते हैं, इंटरनेशनल भी होते हैं। देन आई विल डिसाइड। उस दिन मन में एक फीलिंग आई। अभी मैं दूसरे रूम में हूँ, नहीं तो मैं दिखा सकता था कि मेरे वॉल में, आई मीन सीलिंग में वो बना हुआ है, ओलंपिक का लोगो बना हुआ है। वो इसीलिए बना हुआ है कि ड्रीम्स था कि ओलंपिक में खेलना है। अब ड्रीम्स है कि ब्रॉन्ज मेडल को चेंज करके गोल्ड मेडल बनाना है। तो ये जो सफर है वो ऐसे ही स्टार्ट हुआ है। सर बहुत बढ़िया बात कही आपने जैसे कि हम जब सोते हैं ना तो हम हमेशा सीलिंग की तरफ देखते हैं तो जब भी आप सीलिंग की तरफ देखते हो आप ये देखते हो कि हाँ ओलंपिक में जाना है जीत कर आना बिल्कुल आपने सही पकड़ा है। है। तो सफर तो सर मतलब जितनी आपकी बातें जैसे आप बता रहे हो सफर तो मुश्किल था और कौन सा सफर मुश्किल नहीं होता है ये सारे सपनों को तय करने में कई मुश्किलें कई रुकावटें आती हैं और बट सर कुछ तो ऐसा होगा कि हाँ ये पा लिया अब यहाँ से यहाँ जाना है तो वो कौन सा मोमेंट था जब आपने डिसाइड कर लिया नहीं अब पीछे मुड़ के नहीं देखना यही चाहिए यही मेरा लक्ष्य है। एक्चुअली ये इस घटना के पीछे मैं क्रेडिट देना चाहूंगा उन लोगों को जिन्होंने मुझे बचपन से लेकर अभी तक और अभी आने वाली लाइफ में जो चल रहा है अभी भी, ये उन लोगों को क्रेडिट देना चाहूंगा जिन्होंने ये डिसाइड किया था मेरे प्रति कि आप कुछ नहीं कर सकते, आपसे नहीं हो पाएगा, आपका पैर खराब है, आपके पास फाइनेंशियली बैकग्राउंड नहीं है, आप कुछ भी नहीं हो पाएगा आपसे। तो ये सारा क्रेडिट मैं उन लोगों को देना चाहूंगा कि अगर उन्होंने ये डिसाइड नहीं करा होता तो मैंने डिसाइड नहीं करा होता कि मुझे क्या करना है। तो ये मैं ऑल क्रेडिट मैं उन लोगों को देना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे हमेशा इग्नोर किया, क्योंकि उनकी वजह से आज मैं यहाँ पर हूँ। और अभी भी जो लोग मुझे इग्नोर करते हैं मैं उनको ये दिखाना चाहता हूँ कि मेरे में अभी बहुत कैपेबिलिटी है, एंड मैं वो करके दिखाऊंगा। और इसी के प्रति, जैसे छोटा था तो लोग मुझे कहते थे कि बैडमिंटन तो लड़कियों का गेम है, तू कहाँ खेलने जा रहा है। जब थोड़ा सा बड़ा हुआ, थोड़ा ठीक खेलने लग गया, एबल बॉडी में खेलता था, पैरा कैरा में तो नॉलेज बिल्कुल नहीं थी मुझे।
तो लोग मुझे ये कहते थे कि यार तुझे, तेरा लाइफ कुछ नहीं है, तू कुछ नहीं कर पाएगा। मेरे सीनियर्स कहते थे कि तुम आगे कुछ नहीं कर पाओगे। देन आज वो टाइम है जब वही लोग मुझसे मिलने के लिए मेरे घर पे 10 बार आते हैं। सफर तो मुश्किल रहा मगर अब कामयाबी है तो सब कुछ है। जी। सर, बैडमिंटन के अलावा भी कुछ ऐसे स्पोर्ट्स होंगे जो आपको पसंद होंगे, जिसको आप खेलते होंगे, तो बैडमिंटन के अलावा क्या खेल आपको पसंद है? देखिए, मुझे, मैं आपको फ्रैंकली बताऊं, मुझे दो सारे गेम्स बचपन से ही खेलते थे, क्योंकि हम लोग ऐसे माहौल से थे जिसमें सीजनल गेम होते थे। लाइक बारिश हो गई तो कबड्डी खेल लिया, लाइक फुटबॉल खेल लिया, थोड़ा ठंड आ गई बैडमिंटन क्रिकेट खेल लिया, गर्मी के टाइम में क्रिकेट खेल लिया, बॉल डंडे खेल लिए, गिल्ली डंडे खेल लिए। तो हमारा जो सेशन था वो ऐसा था कि वेदर के अकॉर्डिंग चेंज होता था। तो सारे गेम्स खेलते थे, लेकिन उन सब में दो गेम्स मेरे लाइफ के बहुत अच्छे रहे। लाइक क्रिकेट, ऑल नो कि हम लोग की सभी क्रिकेट के दीवाने हैं। तो बचपन से हम भी क्रिकेट बहुत खेले। एग्जाम दिया नहीं कि घर आके दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलना स्टार्ट कर दिया, तो ऐसे भी। लेकिन उसके बाद जो तीसरा जो सबसे बड़ा स्पोर्ट्स रहा मेरी लाइफ में, पहला बैडमिंटन, दूसरा क्रिकेट एंड तीसरा है चेस। चेस मुझे बहुत अच्छा लगता था। और चेस से मैंने अपने लाइफ से एक चीज सीखी कि चेस एक ऐसा गेम है, लाइक आप अगर खेलते हैं या आपने देखा है, तो दो लोग जब खेलते हैं और तीसरा व्यक्ति जो ऊपर खड़ा होता है ना उनके साथ में, जो दोनों को देखते हैं, तो लाइव भी हमेशा जो ऊपर जो देखते हैं ना वो हमेशा ये देख पाते हैं कि दोनों की क्या रणनीति है, क्या उनके क्या चलने वाले हैं, और कैसे वो जीतेंगे, कौन हारने वाला है। तो हमें भी लाइफ में कई बार ना हमें ऊपर से लाइफ को देखना चाहिए, तो हमें मालूम पड़ता है कि हम क्या गलती कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं। और ये चीज मैंने चेस से सीखी, इसलिए चेस मुझे बहुत पसंद है। सर, बातें तो बहुत इंटरेस्टिंग लग रही हैं और मजा भी आ रहा है। मतलब मुझे पता है कि अभी ऑडियंस को भी बहुत मजा आ रहा होगा, क्योंकि किसी ने भी चेस को इस तरीके से अभी तक नहीं देखा होगा। जैसे कि स्पोर्ट्स और पढ़ाई दोनों को बैलेंस करना बचपन में थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जब करियर बन जाए तो अलग बात है, बट बचपन में दोनों को बैलेंस करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो आप उस चीज को कैसे बैलेंस करते थे कि हाँ, स्पोर्ट्स भी खेलना है, पढ़ाई भी करनी है, नंबर भी लाने हैं, मैच भी खेलना है? मैं इसमें एक छोटी सी घटना बताता हूँ आपको। अब क्या हुआ कि जब मैं छोटा था तो मैं जैसे कि कुछ भी खेलते थे तो पापा से छुपाना पड़ता था, नहीं तो डांट अलग पड़ती थी, मार अलग पड़ते थे। तो हमारे साथ भी ऐसे बहुत सारी चीज होती थी। और मुझे याद है कि एक बार तो पिताजी बैडमिंटन तोड़ने ही वाले थे कि ये पूरा दिन खेलता रहता है यार, पढ़ाई वढ़ाई करता नहीं, जबकि पढ़ने में थोड़ा ठीक ठाक था मैं। जब छोटा था, मतलब 4th 5th क्लास तक। तो मम्मी हमेशा बहुत सपोर्टिव नेचर की थी, वो हमेशा कहती थी कि नहीं यार, इसको करने दो, और मुझे विश्वास है कि ये कुछ ऐसा करेगा जो कोई नहीं कर सकता। तो कहीं ना वो पिताजी की जो डांट फटकार थे, उसका पीछे का एक छोटा सा रीजन ये था कि जब मैं मे भी शायद 9th क्लास या 10th क्लास में रहा, तो पिताजी के साथ पेंट के काम में गया मैं, जो घरों में काम होते हैं पेंट के। तो पेंट के काम में गया, तो वो जिनके घर में काम चल रहा था वो बैंक मैनेजर थी वो लेडी। तो मैं काम कर रहा था तो उन्होंने मुझे थोड़ा डांट दिया। तो मैंने कहा कि, अब उन्होंने पूछा क्या करते हो, मैंने कहा पढ़ाई भी करता हूँ। तो मेरे पिताजी वहां पे आए और उन्होंने एक बात कही कि मेरा मेरा बेटा हमेशा जिंदगी भर पेंट का काम नहीं करेगा, ये कुछ बड़ा करेगा और ये करके दिखाएगा जरूर। तो उनकी जो ये बात थी ना, और इसी बात के थ्रू वजह से कहीं ना कहीं जो पढ़ाई और जो मेरे लाइफ में स्पोर्ट्स था, उन दोनों को बैलेंस करना थोड़ा सा मुझे आसान हो गया कहीं ना कहीं, क्योंकि इसलिए क्योंकि मेरे मम्मी का भी सपना था, पिताजी का भी सपना हुआ। और जब हम दूसरों के लिए सपने को पूरा करने जाते हैं ना, तो आपको मेहनत करने का मजा अलग ही आता है। बिल्कुल सर। और जब सपने मम्मी पापा के हों तो और अच्छा लगता है कि और चलो अच्छा हाँ, कुछ लगता है। अच्छा, कुछ पूरा कर रहे हैं। जी। तो लाइक हर इंसान के लाइफ में कोई ना कोई इंस्पिरेशन होता है, कुछ ना कुछ मोटिवेट करता है कि हर दिन आगे बढ़ना है। तो आपके लाइफ में वो मोटिवेशन क्या है जो आपको हर दिन एक आगे बढ़ने के लिए वो मोटिवेट करता है? मुझे लगता है हर, मुझे, मेरा क्या मतलब, पूरे वर्ल्ड में हर एक इंसान का होगा, या हर एक जानवर का भी बोल सकते हैं, हर एक जीव का बोल सकते हैं कि सबका इंस्पिरेशन माई होती होगी। मेरा खुद माई है, क्योंकि उसके पीछे मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा, लेकिन उनके जो मेजर जो पॉइंट्स थे, लाइक कि सबसे पहले एक अच्छा इंसान बनना है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि बैडमिंटन प्लेयर बनने से पहले, अर्जुन अवार्ड बनने से पहले, आई मीन पैरालंपिक मेडल जीतने से पहले, या वर्ल्ड चैंपियन जीतने से पहले, मेरा एक ही टारगेट रहता है कि मैं पहले एक अच्छा इंसान बनूं, और वही कोशिश कर रहा हूँ। आज आपके सामने भी हूँ तो यही कोशिश कर रहा हूँ और सीखने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक अच्छा इंसान बनूं, बस यही टारगेट है। और ये सारी चीजें मुझे अपनी माँ से मिली। सही बात है, माँ सबकी इंस्पिरेशन होती है कहीं ना कहीं। वो एक इंस्पिरेशन है जो हम सभी को कहीं ना कहीं आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है, और पीछे से धक्का भी देती है। जब जरूरत पड़ती है तो धक्का भी देती है, और जब
प्यार करने की जरूरत पड़ती है तो प्यार भी करती है, उनको बैलेंस करना आता है। जी। जैसे सर जब जिस तरह से चीजें आगे बढ़ी, फेम मिला, रिकॉग्निशन मिली, तो कैसा लगता था जब पहली बार मेडल आया कि हाँ मैंने जीता है, तो कैसा लगता है? देखिए मुझे ये आप दूसरे व्यक्ति हैं जिन्होंने मुझे पूछा कि मेडल आपको जब मिला तो कैसा लगा। वैसे तो लोग ये पूछते हैं कि मेडल लाने के बाद आपको कैसा लगा, मेडल लाने से पहले कैसा लगा, लेकिन कोई ये नहीं पूछता कि मेडल हाथ में लेने के बाद आपको कैसा फील हुआ। तो जब मैंने फर्स्ट टाइम मेडल हाथ में पकड़ा ना, तो मुझे आंसू आ गए। और आंसू वो इसलिए आए क्योंकि देश का मेडल तो था ही था, लेकिन मुझे आंसू इसलिए आए क्योंकि मुझे उस टाइम पे सिर्फ दो ही चीज याद आई। एक मम्मी का फेस, और एक वो 10 रुपए का रैकेट। कि उससे खेल के स्टार्ट करके आज मतलब मैं कहीं ना कहीं ऐसे स्टैंड पे हूँ कि लोग मुझे जान रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, मीडिया जान रही है, प्यार कर रही है, देश के प्रधानमंत्री बुला रहे हैं। तो मतलब वो एक ऐसा मोमेंट था कि मेरे आंसू अपने आप आ गए। और इस सारे क्रेडिट के पीछे ना कहीं यही बताऊंगा कि मतलब मेडल लाने के बाद की बात बताऊं तो इनके सारे क्रेडिट के पीछे दो लोगों का बड़ा सपोर्ट रहा। एक रहा हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का, और दूसरा मीडिया का। कि उनकी वजह से हमें इतना प्यार और सम्मान मिला। और जो फीलिंग है ना, वो हम शब्दों में बयान ही नहीं कर सकते। उसके पीछे का इस तरह से है कि आपकी वजह से अगर आपके कंट्री का अगर राष्ट्रीय गान दूसरे कंट्री में बजे, तो उससे अच्छी फीलिंग ना कुछ भी नहीं हो सकता। क्योंकि वो एक ऐसा मोमेंट है कि खुशी के आंसू अपने आप आ जाते हैं। तो वो मतलब आउटस्टैंडिंग मोमेंट होता है उसका, मतलब हम बिल्कुल शब्दों में बयान ही नहीं कर सकता। मैं आपसे कह रहा हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि मतलब वो मोमेंट कैसा होगा। जी जी, मैं देख पा रही हूँ कि आप पूरे अलग मेमोरीज फ्लैशबैक में जा रहे हो, क्योंकि आपने वो चीज महसूस की है। तो जाहिर सी बात है कि आप जितने बार उसके बारे में सोचोगे उतनी बार आपको लगेगा कि गूजबम्स आ रहे हैं चीजों को। जैसे कि जब हम खेलते हैं, जब नॉर्मल खेल और एक कंपटीशन, जब देश को रिप्रेजेंट करना हो, तो दो अलग चीजें जरूर हो जाती हैं। और उस समय मेंटल प्रेशर भी एक अलग लेवल पे रहता है। तो उस स्ट्रेस को, उस मेंटल प्रेशर को आप कैसे हैंडल करते हो कि हाँ भाई, सामने वाला अपोनेंट भी है लेकिन नॉर्मल भी रहना है, खेलना भी है? ये आपने बहुत बड़ा पॉइंट कहा है। और इसके पीछे मैं ये कहूंगा कि हम जितना भी अपने आप को मोटिवेट कर ले, या जितना भी हम अपने आप को स्ट्रांग समझे, लेकिन फ्रैंकली बताऊं एज अ स्पोर्ट पर्सन, जब हम वहां पे उतरते हैं तो सामने वाले ओपोनेंट को देख के हर किसी के मन में थोड़ा सा डर लगता ही है। हमेशा वो सबके साथ होता है, चाहे हम जितना भी स्ट्रांग बने। लेकिन उसको उभारने के लिए ना, अपने उभरने के लिए, या फिर ये मान लीजिए कि उसको आगे निकाल के जीतने के लिए जो विल पावर चाहिए ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और मेरे लाइफ में भी ऐसा बहुत सारी चीजें हुई है कि मैं कई बार कि उन चीजों को लेके बैठा और मैच हारा, और उन चीजों से आगे बढ़ा तो मैच जीता। ऐसा मेरे साथ भी हुआ है। लेकिन रिसेंटली मैंने जो सीखा है वो ये सीखा है कि ये खास करके मैं कुछ मतलब हमारे जो सीनियर्स हैं उनकी बात बताऊंगा। जैसे कपिल देव जी से मिला था तो उनसे सीखा कि यार आप इंजॉय करो। आप सीरियसली, आप जैसे जब हम घर पे प्रैक्टिस करते हैं या कैंप में प्रैक्टिस करते हैं और अपने साथी प्लेयर से खेलते हैं, मैच ही खेलते हैं, लेकिन हार जाते हैं या जीत जाते हैं तो हम इंजॉय करते हैं। हमें इतना पसीना आता है कि सामने वाले को फील होता है कि नहीं, इसने बहुत मेहनत करी। तो उनकी वजह से ना मैंने ये सीखा कि जब हम इंजॉय करते हैं तो अपना 100% दे पाते हैं। लेकिन जब हम लोग स्ट्रेस होते हैं या हम लोग वहां पे डरते हैं, तो उस कंडीशन में हमारा जो रिप्रेजेंट रहता है वो 50% हो जाता है। दूसरा जो है वो प्रधानमंत्री जी से जब हम लोग गए तो इंटरेक्शन हो रहा था उनका। तो उन्होंने एक बात कही जो इस पैरालंपिक में मुझे बहुत सपोर्ट मिला, और आई थिंक मुझे लगता है कि ओलंपिक और पैरालंपिक्स के सारे प्लेयर्स को ये सपोर्ट मिला होगा और बहुत मतलब प्राउड फील हो रहा होगा। उनके वर्ड ये थे कि आप खेलिए, मेडल के बारे में मत सोचिए, पूरी जान से खेलिए, देश आपके साथ पहले भी खड़ा था और आज भी खड़ा है। और ये जो शब्द है ना, इसकी वजह से मुझे लगता है कि इस बार पैरालंपिक्स में बहुत सारे मेडल इसीलिए आए कि कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है कि हमारे जब हम घर आते हैं तो हमें लगता है कि हमारे पेरेंट्स हमारे पीछे खड़े हैं। वैसे ही हमें फील हुआ कि हमारे साथ हमारा देश खड़ा है। तो हमें बस अच्छा खेलना है और रिजल्ट के बारे में नहीं सोचना है। रिजल्ट अंपायर डिसाइड करेगा, रेफरी डिसाइड करेगा, हमें बस अपना परफॉर्मेंस देना है। तो ये इस बार बहुत अच्छा रहा। तो इस बार सीखने को बहुत कुछ मिला हमें। वो मैं आपके चेहरे को ही देख के समझ पा रही हूँ कि आपने जो चीज सीखी है उसका एक्साइटमेंट अभी तक बरकरार है, लेकिन जैसे आप बोल रहे हो, जो स्माइल है, जो चमक है चेहरे पे, वो दिख रही है। सर तो जैसे आजकल यूथ बहुत ज्यादा स्पोर्ट्स की ओर आगे बढ़ रहे हैं, और अच्छी भी बात है क्योंकि देश भी काफी ज्यादा प्रोडक्टिव चीजों को कर रहा है, बहुत ज्यादा सपोर्ट भी कर रहा है। पहले के जमाने से अब काफी चीजें बदल गई है।
तो आप उन सब के लिए एक जो छोटा सा मैसेज देना चाहो, जो यंग स्पोर्ट्स पर्सन है, जो यूथ आज खेल रहे हैं, उनके लिए कुछ अगर बताना चाहो। मैं मैसेज से पहले एक छोटा सा मैं थोड़ा सा मैं अपनी फीलिंग बता रहा हूँ इसमें। वो फीलिंग ये है, जब हम छोटे थे, आप मैं कोई भी छोटे थे, तो आपने सोचा है कि जब हम छोटे थे तो बहुत सारे गेम्स खेलते थे और उससे मेरी एक्टिविटी अच्छी रहती थी। आज क्या है कि मोस्टली टाइम्स हम लोग क्या है, एक्टिविटी खत्म हो जा रही है। तो मैं तो ये कहूंगा कि आज के टाइम में जो यूथ स्पोर्ट्स में आ रहे हैं, या फिर हमारे जूनियर्स जो आ रहे हैं, या हमारे साथी प्लेयर जो आ रहे हैं, मैं पहले उनको मतलब सीरियसली मैं थैंक यू कहूंगा कि उन्होंने स्पोर्ट्स को सोचा, स्पोर्ट्स के बारे में आ रहे हैं, जो बहुत ज्यादा बेनिफिट ये करेगा कि आप, हो सकता है कि आप मनोज सरकार ना बनो, लेकिन हो सकता है मनोज सर से बहुत ऊपर भी बनो। तो मनोज सरकार से ऊपर की आप जब सोचेंगे तो आप मेरे से भी आगे जा सकते हैं। तो ये सोच सबसे पहले आपको लानी है। दूसरी बात जो सबसे पहले मतलब मैं ये कहना चाहूंगा इंपॉर्टेंट जो मेरी लाइफ में है, और मैं सोचता हूँ ये मैसेज के तौर पे कहूँ, कि कोई भी पर्सन जो स्पोर्ट्स में आना चाहता है, चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, या कोई भी व्यक्ति हो, क्योंकि स्पोर्ट्स की सबसे अच्छी बात क्या होती है पता है? कि इसमें ऊंच नीच नहीं होती, जाति भेदभाव नहीं होते हैं, लैंग्वेज नहीं होती है, अमीर गरीब नहीं होता, और सबसे अच्छी बात कि इसमें लड़का लड़की नहीं होता। इसमें ओनली सिर्फ प्लेयर होता है। और जब प्लेयर होता है ना, उसके अंदर सारी चीज इक्वल होती है। तो वो मुझे स्पोर्ट्स का ये चीज सबसे अच्छा पार्ट लगता है। और जो मैसेज की बात कर रहे थे, मैं वो इतना ही कहूंगा सारे प्लेयर्स के लिए जो नए आने वाले हैं, कि सबसे पहला कदम आप अपने घर से निकालिए। जब पहला स्टेप आप अपने घर से निकालेंगे ना, तो हम डेफिनेटली डैम श्योर कि आपके पेरेंट्स, आपके दोस्त, आपके टीचर आपके साथ खड़े हो जाएंगे। और उसके बाद जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, तो आपके स्टेट गवर्नमेंट, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, ये सारी चीज आपके हाथ पकड़ने के लिए तैयार है। और इनको पकड़ हाथ तभी पकड़ेंगे जब आप पहला स्टेप आप अपने घर से निकालेंगे। तो पहला स्टेप निकालिए और सबसे बोलिए कि मैं भी कुछ बनना चाहता हूँ। जी सर, एंड मुझे पता है जो भी ऑडियंस अभी सुन रहे होंगे, अगर कोई यूथ हमें सुन रहे होंगे, तो वो पक्का इंस्पायर होंगे, कुछ ना कुछ बनेंगे। और ये मैसेज ही नहीं, आपके लाइफ जर्नी से भी बहुत कुछ सीख पा रहे होंगे। यही छोटे से टाइम में जो हम बता पा रहे हैं, वो कुछ ना कुछ अच्छा ही सीख कर जाएंगे। आज के ज़माने में एक्सरसाइज़ेज़ भी लोग मतलब कहीं न कहीं पीछे छोड़ते जा रहे हैं। मतलब बिज़ी सी लाइफ़ रहती है, ऑफ़िस, स्कूल, बच्चों का ट्यूशन। तो इस टाइम में एक्सरसाइज़ेज़ कितनी महत्वपूर्ण है? लाइक आप एक स्पोर्ट्स पर्सन हो, आपसे बेटर कौन जान सकता है कि तो आप क्या बताना चाहेंगे इस चीज़ पे? मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा। अभी कल परसों की बात है, मैं साइकिल से आ रहा था अपनी एकेडमी से। तो बेसिकली आज के टाइम पे सब कुछ है, बाइक है, कार है, सब कुछ है और सब कुछ यूज करते हैं। तो मैं साइकिल से आता, तो मेरा स्टूडेंट भी साथ में था। मैं एक्चुअली बच्चे को सिखाता भी हूँ। तो स्टूडेंट साथ में था, तो मैंने उनसे कहा कि चलते हैं, थोड़ा सा लंबा टूर चलते हैं। तो हम लोग जब भी हम लंबा टूर जाते हैं, तो हम लोग हिल स्टेशन के आसपास रहते हैं। तो ऑलमोस्ट ये मान लीजिए कि 60 किलोमीटर 50 किलोमीटर नॉर्मल हो ही जाता है आराम से, मतलब अप डाउन करते हैं। तो जब मैं उसके जा रहे थे, तो हम लोग थक गए थोड़ा से। तो मैंने उनसे एक क्वेश्चन कहा अपने स्टूडेंट से कि यार, एक टाइम था जब हम छोटे थे, तो इसको हम एक्सरसाइज नहीं समझते थे। साइकिल चलाना मतलब इंजॉयमेंट था। तो हम लोग अब एक्सरसाइज को इंजॉय ना समझ के हम उसको वर्क समझने लग गए। और जिस दिन ये इंजॉयमेंट दोबारा आ जाएगा ना, तो हम सीरियसली हम अपने आप फिट हो जाएंगे और खुश रहेंगे, तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। तो हमें एक्सरसाइज को मिस इंजॉयमेंट समझ के करते रहेंगे, तो सब कुछ अच्छा होता जाएगा। मुझे भी लगता है अब एक्सरसाइज़ेज़ शुरू करनी पड़ेगी वापस आपकी बातों को सुनकर। जी जी बिल्कुल। सर, तो जैसे स्पोर्ट्स हो गया, चीजें हो गई, पर बहुत टाइम जब घर पे रहते हैं या जैसे लॉकडाउन था, तो उस समय कोई ऐसी एक चीज होगी जो करना बहुत पसंद होगा और जो करने का मौका भी मिलता होगा। तो वो ऐसी देखिए, क्या चीज है जो पसंद है काफी? दो पार्ट में मैं आंसर देना चाहूंगा। पहला चीज, लॉकडाउन की बात करूं तो लॉकडाउन ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। कि हम ना कई बार अपने चीजों में इतने व्यस्त रहते हैं, चाहे ऑफिस कहिए या स्पोर्ट्स कहिए या स्टडी कहिए, अपने चीजों में इतना व्यस्त रहते हैं कि आसपास क्या चल रहा है पता ही नहीं चलता। आसपास क्या हो रहा है पता नहीं चलता। एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। कल सुबह जब मैं स्टेडियम जा रहा था साइकिल से, तो एक पर्सन थे, वो रोड बनी होती तो बीच में एक लाइन होती है छोटी सी, पतली सी। तो एक वो, उनकी एज अराउंडिंग 40 के आसपास होगी। तो मैं साइकिल जा रहा था, तो मैं ना थोड़ा सा गुस्सा भी हुआ कि यार, ये बीच में क्यों चल रहा है। तो मैं उनसे साइड से निकालने वाला था, तो देखा कि जैसे हम छोटे बच्चे होते थे, तो हम लोग क्या करते हैं, एक लाइन पे हम टेढ़े चलते थे, मतलब एक पैर दूसरे पैर के आगे लगते थे। तो मैंने देखा और देख के शॉक्ड हुआ कि कई बार हम लाइफ को देखना ही नहीं चाहते कि वो पर्सन क्या कर रहे हैं। तो उस दिन मुझे रियलाइज हुआ कल की सुबह की बात, कि यार वो इतने बड़े हैं और वो इस चीज को अभी भी इंजॉय कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है।
तो अभी के जो मैंने लॉकडाउन में यही सीखा कि हम आसपास को चीजों को देखना ही नहीं चाहते, समाज में क्या हो रहा है हम नहीं सीख रहे। तो लॉकडाउन में सबसे अच्छी चीज जो सीखी मैंने वो ये सीखी कि समाज में रहना कैसा है, समाज कैसे पनपता है, समाज आगे कैसे बढ़ता है। तो हम सामाजिक चीजों से दूर हो जाते हैं, तो ये चीज मैंने लॉकडाउन में सीखी। दूसरी बात, जब मैं घर पे रहता हूँ तो मुझे थोड़े से बच्चे पसंद है, तो मैं बच्चों के साथ जब मिलता हूँ तो मेरी सारी प्रॉब्लम दूर हो जाती है। और बच्चे ऐसे होते हैं ना कि उनकी मासूमियत की वजह से ना आपके चेहरे में एक अलग सी स्माइल आ जाती है। तो वो बच्चे मुझे इतने अच्छे लगते हैं कि मैं कितने भी प्रॉब्लम में हूँ, जब मैं एकेडमी जाता हूँ और अपने छोटे बच्चों को ट्रेनिंग देता हूँ तो मैं सारी प्रॉब्लम भूल जाता हूँ और ऐसा लगता है कि मतलब अलग ही दुनिया में आ गया हूँ। तो वो चीज मुझे बहुत अच्छी लगती है। मतलब ना बहुत कम लोग होते हैं जो ये बोलते हैं कि मुझे ऑब्जर्व करने को बहुत कुछ मिला। फिर लोग अलग अलग हॉबीज बनाते हैं, ये बहुत न्यू चीज था कि बच्चों के कारण। और सही बात है, बच्चे इतने मासूम होते हैं, उनको देख के चीजों को आसान लगने लगता है, चीजें आसान लगने लगती है, जिंदगी आसान लगने लगती है। कुछ ऐसी हॉबीज जो बचपन में भी पसंद थी और अभी भी करते हो गए आप, ऐसा कौन सी हॉबी है वो तो खेलने बैडमिंटन के खेलना ही है। लिए? ऑफ कोर्स बैडमिंटन खेलना, वो तो ऐसा है कि अगर वो नहीं जाते हैं तो ऐसा लगता है घर में कई बार झगड़ा हो जाते हैं। मतलब हमारे घर में ना उनको पता चल जाता है कि अगर ये गुस्सा हो रहे हैं ना यार, इनको भेजो किसी तरह से, कोर्ट भेज दो खेलने, ये ठीक हो जाएंगे। अगर जैसे 2-3 दिन नहीं जा पाए या किसी कारणवश कुछ मीटिंग है या कुछ भी है, तो अगर बैडमिंटन से अगर दूर रहे या इंजरी है तो वो अपने आप गुस्सा आने लग जाता है। और बैडमिंटन ऐसी चीज है जिससे खेल के फिर मन खुश रहता है। तो बैडमिंटन मतलब सब कुछ है हमारे लिए। वो तो हाँ सर, मैं देख पा रही हूँ जब आप बैडमिंटन का नाम ही ले रहे हो तो जो अलग सा चमक आ रहा है ना, वो दिख रहा है। और वही रीजन है कि आज आप इतने आगे बढ़ पा रहे हो, इतना स्ट्रगल के बाद भी चीजों को आसान से ले पा रहे हो, वो आपका पैशन है बैडमिंटन के लिए। जी। सर तो जैसे चीजें चीजें ऐसी होती हैं, लेकिन जैसे आजकल डिप्रेशन, मेंटल प्रेशर भी बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। एक तो खेल में होना इज अलग थिंग, बट ऐसे भी नॉर्मली भी लोगों को आपने सुना होगा, लोग काफी मेंटल प्रेशर में रहते हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ता है, डिप्रेशन में जाते हैं लोग। तो इसके लिए आप कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि आप एक मैं स्पोर्ट्स पर्सन है, लोग सुनेंगे आपको इस चीज पर। मैं इसके लिए सबसे पहले चीज तो यही कहूंगा कि लोग इंजॉय करना भूल गए। मेरे एक टीचर थे, वो हमेशा कहते थे कि झूठी खुशी से दूर रहो। झूठी खुशी इन द सेंस, लाइक एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। लाइक ऐसी खुशी जो आपको 1-2 मिनट के लिए रहे वो झूठी खुशी है। ऐसी खुशी जो मतलब आपके साथ काफी टाइम तक रहे वो बहुत अच्छी खुशी होती है। फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी की मदद करी तो आपके चेहरे में अलग से स्माइल आती है। तो लोग इंजॉय करना भूल गए। दूसरी चीज, लोग ना आज के टाइम में डिप्रेशन ज्यादा इसलिए है क्योंकि उनको अपने फ्यूचर का बहुत चिंता है और फ्यूचर का डिसीजन नहीं ले पाते कि क्या चीज सही है और क्या चीज गलत है। लाइक फॉर एग्जांपल, कि स्पोर्ट्स अच्छा है कि स्टडी अच्छा है। मान लीजिए कोई बच्चा स्पोर्ट्स में भी अच्छा है, स्टडी भी अच्छा है, वो डिसाइड नहीं कर पा रहा है। तो मैं ये कहूंगा कि वो इंजॉय नहीं कर रहे वहां पे, वो स्ट्रेस ले रहे हैं। और इसी वजह से ही वो मतलब उनके ब्लड प्रेशर हाई हो जाते हैं, वो फिर डिमोटिवेट हो जाते हैं और बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाती है। मैं उसका एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा और हो सकता है कि लोगों को समझ में आए ये चीज, कि कैसे हम डिसाइड करें कि हमारे लिए कौन सा पार्ट बेस्ट है। वो एकदम आसान तरीका है। जो चीज आपको सोने नहीं देना, जो चीज आपके सपनों में भी आए और सपनों के बाद भी आए, वही आपका फ्यूचर है, वही आपका करियर है और वही आपका पैशन है। तो पैशंस फॉलो करते रहिए, आप लाइफ में सब कुछ मतलब आप पा सकते हैं और इंजॉय के साथ, हंसी खुशी के साथ रह सकते हैं। बहुत बड़ी बात है ये कि इन एपीजे अब्दुल कलाम ने भी ये बात कही थी, सपने वो नहीं होते जो तुम्हें नींद में आए, सपने वो होते हैं जो तुम जागती आंखों से देखते हो। तो जी आपकी बातें ने मुझे वो चीज याद दिला दी। सर मतलब अगर हम इस सब बात करें तो ऐसी कोई बुक या ऐसा कोई कोट जो आपको भी बहुत पसंद हो, कोई ऐसी देखिए, चीज? मुझे पढ़ने में तो मतलब एक छोटी सी इसमें भी मतलब स्टोरी हमारे साथ, क्योंकि बचपन से वो चीजें देखी हैं कि मतलब कई बार सोचते हैं कि लिखे तो मतलब आंसू आ जाते हैं। तो मैं एक छोटी सी घटना बता रहा हूँ कि मैं ऑलमोस्ट 7th क्लास में था और मेरे टीचर ने आके मुझे पीछे से मारा और कहा कॉपी दिखाओ। तो मैंने दिखाया तो उन्होंने कुछ स्टोरी पूछी। उन्होंने मुझे महात्मा गांधी जी के बारे में पूछा था, तो उन्होंने कहा कि जन्म कब हुआ, बता दिया। उन्होंने कहा मृत्यु कब हुई, अब पता ही नहीं था। तो मैंने उस दिन अपने आप से डिसाइड किया था कि काम ऐसा करना है कि जिससे कि लोग आपको याद रखें, आपकी स्टोरी बने, हिस्ट्री बने और लोग आपको याद रखें। तो वो उस दिन डिसाइड किया था और आज आपके साथ चल रहा हूँ। और जैसे आपने कहा कि आपको क्या चीज मतलब जैसे लाइक बुक और ये सी,
तो मैं मूवी देखना थोड़ा पसंद करता हूँ कि मूवीज से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है, लेकिन मूवीज कौन सी होती है वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। कि एक होता है कॉमेडी मूवी देखी और आपने थोड़ा टाइम हंसे खुशी आपने एंजॉय किया और भूल गए। कुछ ऐसे मूवीज होते हैं जो आपको बहुत कुछ सिखाती है। एक मूवी है ओम जय जगदीश, शायद आपने देखी हो। तो उसमें 3 हीरो रहते हैं। उसमें मैंने एक गाने का एक लाइन था जो मुझे बहुत अच्छा लगा। जो जब भी मैं डिप्रेस में होता हूँ या फिर जब भी मैं हार जाता हूँ और अपने आप को समझ में नहीं आता, तो मैं अपने आप से बहुत बात करता हूँ। और मुझे लगता है हर एक व्यक्ति को करना चाहिए। तो जब मैंने ये डिसाइड किया था और वो मूवी देखी, तो उस मूवी के 2 लाइन ने मुझे लाइफ चेंज करे बहुत। उन्होंने ये कहा, और ये सच्चाई है। वो लाइन था कि जीना क्या जीवन से हार के, पतझड़ के बाद आते हैं दिन बहार के। आप अगर थोड़ा सा इस लाइन को अगर गौर से सुनेंगे, सबके लाइफ में होता है। और ये चीज आप अगर बसंत अगर ऋतु से जोड़ेंगे, वेदर से जोड़ेंगे, तो हमेशा देखेंगे कि बसंत ऋतु से पहले पतझड़ आता है, तभी बसंत ऋतु आता है। तो हमारी लाइफ भी ऐसी है कि पहले दुख आता है, उसके बाद सुख आता है, या सुख आएगा तो दुख आएगा, तो फिर भी सुख आएगा। लेकिन हम क्या करते हैं, उस दुख को लेके बैठ जाते हैं और सुख के बारे में चिंता ही नहीं करते। तो यही बात है कि जीना क्या जीवन से हार के, कभी भी हारना नहीं चाहिए। और क्योंकि उसके बाद ही तो हमें इंजॉय करने का मौका मिलेगा, हमें उसके बाद प्रूफ करने का मौका मिलेगा। और जब हम प्रूफ कर लेंगे तो सब कुछ खुशियां ही खुशियां होगी। जी सर, क्योंकि अब हम सेशन के एंड की ओर आ रहे हैं और बहुत इंटरेस्टिंग चल रही हैं ये चीजें। पर एक नॉर्मल मैसेज जो आप सारे ऑडियंस को देना चाहते हो, बी इट अ स्पोर्ट पर्सन, बी इट एनीवन, जो एक नॉर्मल, हाँ ऐसे बहुत सारे मैसेज मिल गए हमें, पर फिर भी क्योंकि बातें करके बहुत मजा आ रहा है, तो एक ऐसा मैसेज जो आप हमारे ऑडियंस को देना चाह जी, रहे हो। तने जी, मैं एक मैसेज देना चाहूंगा जो मुझे लगता है, मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि यही मैसेज मैं हर जगह दूं। और वो ये है कि मुझे लगता है कि ये मैसेज बहुत मेरी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखी है और उसके बाद यहाँ पहुंचा। वो मैसेज ये है कि आज हम जहाँ पे भी हैं, चाहे आप, मैं, या जो ऑडियंस सुन रहे हैं, कहीं पे भी हैं, किसी भी लेवल पे हैं, तो उस लेवल पे पहुंचने के लिए हमने बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखी है, बहुत सारी मुश्किलें देखी है। तो मेरा एक आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आपने जो मुश्किलें देख के यहाँ तक पहुंचे हैं, आपकी वजह से वो मुश्किल आने वाली पीढ़ी को, आने वाले जूनियर्स को बिल्कुल ना। जिस दिन हमने ये डिसाइड कर लिया ना कि जो प्रॉब्लम्स मुझे हुई यहाँ तक पहुंचने के लिए, मेरे वजह से किसी और को नहीं होगी, आई एम डेफिनेटली डैम श्योर कि वो प्रॉब्लम्स लाइफ में किसी और को पता ही नहीं चलेगा। एक एग्जांपल देने के तौर पे ये बताना चाहूंगा कि आज के टाइम में हम कोई किसी भी ऑफिस में जॉब में जाते हैं तो रिश्वत देना पड़ता है। तो अगर उस व्यक्ति को यही नहीं पता होगा कि रिश्वत देना है, और रिश्वत अगर देना ही नहीं है, तो फिर वो कभी आने वाली पीढ़ी के लिए नहीं कहेगा कि मुझे भी रिश्वत चाहिए। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा सभी से कि आपको, आज आप जहां पर भी है और वहां तक पहुंचने के लिए बहुत प्रॉब्लम्स देखिए, कोशिश करिए कि आपकी वजह से आपकी आने वाली पीढ़ी को वो प्रॉब्लम बिल्कुल ना हो। बहुत बड़ी बात है ये, और मुझे लगता है कि सबको ये चीज कहीं ना कहीं अपने अंदर डालनी चाहिए, क्योंकि चेंज खुद से आता है। तो अब हम जो कि सेशन के लास्ट में है, तो सर बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके, पर्सनली बहुत चीज़ों को सीखने का मौका मिला, और मैं अपने जीवन में ये चीज़ों को ज़रूर स्टैब्लिश भी करूंगी और इस पर वर्क भी करूंगी। पर एक लास्ट मैसेज जो आप mypencil.com मैगजीन को देना चाहते हो, अगर आपको ये इंटरव्यू कैसा लगा, आपको सेशन कैसा लगा, आप कुछ भी जो हमें बोलना चाहते हो। देखिए, मुझे सबसे ज्यादा मजा ये आया कि एक तो मतलब मैं खुल के बात कर पाया। मैंने बहुत सारे सेशंस किए, बहुत सारे इंटरव्यूज किए, लेकिन बहुत ही कम इंटरव्यूज ऐसे होते हैं कि जो कि ऐसा लगता है कि लाइक हम लोग किताबी लैंग्वेज नहीं बोल रहे, अपनी दिल की बात बोल रहे हैं। तो मैं माई पेंसिल का मैं थैंक यू कहूंगा कि mypencil.com का, कि आपने एक ऐसा सेशन किया जो ऐसा लगा था कि मैं अपने आप को रूबरू कर रहा हूँ, मतलब अपने आप को प्रेजेंट कर रहा हूँ। तो ये चीज मुझे सबसे ज्यादा इंजॉय किया। दूसरी चीज कि आपकी वजह से हो सकता है कि मेरे जैसे हजारों बच्चे या हजारों जो पीढ़ी है, जो आने वाले बच्चे हैं, जो न्यू न्यू जनरेशन है, वो आगे आना चाह रही है। और मेरी आवाज से अगर वो लोग आगे आते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा कदम होगा आपके लिए भी और मेरे लिए भी और देश के लिए। तो मैं आपको एक बार फिर से दिल से धन्यवाद करता हूँ कि आपने मेरी आवाज मतलब दुनिया के हर एक कोने तक पहुंचाना है। जय हिंद। जय हिंद, और थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन था, वापस से थैंक यू, और बहुत मजा आया, लाइक मुझे तो पर्सनली बहुत मजा आया, और मुझे पता है जो हमें सुन रहे होंगे उन्हें भी बहुत मजा आया होगा। सो गाइस, ऑडियंस, अब हम ये सेशन यहीं पे क्लोज करते हैं। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, सबको एक्सरसाइजेस करो, जो पसंद है वो करो, और खुश रहो। थैंक यू सर।